नमस्ते बच्चों। पिछली तासिका में हमने वह देश कौन सा है इस कविता का अध्ययन किया था। इस कविता के नीचे आपको स्वयं अध्ययन के लिए कुछ एक्टिविटी दी गई है। इस स्वयं अध्ययन में दी गई पहली एक्टिविटी है, नीचे दिए गए राष्ट्रीय प्रतीकों के चित्र देखो और उनके नाम लिखो। नीचे दिए गए राष्ट्रीय प्रतीकों के चित्र देखो और उनके नाम लिखो। बच्चों, हमारे भारत देश के जो राष्ट्रीय प्रतीक है उन प्रतीकों के चित्र यहाँ दिए गए हैं और हमें उनके नाम लिखने हैं। तो जो यह पहला चित्र है वह चित्र है हमारा राष्ट्रीय ध्वज, जिसे हम तिरंगा कहते हैं। दूसरा चित्र है हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ। तीसरा चित्र है मोर का। मोर यह हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। चौथा जो चित्र है वह चित्र है आम का। आम हमारे भारत देश का राष्ट्रीय फल है। और यह चित्र है कमल। कमल यह भारत देश का राष्ट्रीय फूल है। और यह खेल कौन सा है? तो यह खेल है हॉकी। और हॉकी यह हमारे भारत देश का राष्ट्रीय खेल है। तो बच्चों, हमें इन प्रतीकों के नाम दिए गए बॉक्स में लिखने हैं। क्या करना है आपको? इन राष्ट्रीय प्रतीकों के चित्र देखकर उनके नाम यहाँ नीचे लिखने हैं। तो आपको किस प्रकार इन राष्ट्रीय प्रतीकों के नाम लिखने हैं, चलो देखते हैं। देखो बच्चों, जहाँ आपका तिरंगे का चित्र दिया गया है उस बॉक्स में आपको लिखना है तिरंगा, राष्ट्रीय ध्वज। किस प्रकार आपको लिखना है? तो तिरंगे के नीचे जो आपको बॉक्स दिया गया है उसमें आपको लिखना है तिरंगा, राष्ट्रीय ध्वज। उसके बाद है बाघ का चित्र। तो बाघ राष्ट्रीय पशु, बाघ राष्ट्रीय पशु। उसके बाद है मोर का चित्र। मोर राष्ट्रीय पक्षी। मोर भारत देश का राष्ट्रीय पक्षी है। तो आपको बॉक्स में लिखना है मोर राष्ट्रीय पक्षी। आम राष्ट्रीय फल। आम राष्ट्रीय फल। उसके बाद आपको दिया गया चित्र है कमल। कमल यह हमारे देश का राष्ट्रीय फूल है। कमल राष्ट्रीय फूल। उसके बाद दिया गया चित्र है हॉकी इस खेल का। तो हॉकी यह हमारे भारत देश का राष्ट्रीय खेल है। हॉकी राष्ट्रीय खेल। तो बच्चों, इस प्रकार आपको राष्ट्रीय प्रतीकों के चित्र देखकर उनके नीचे राष्ट्रीय प्रतीकों का नाम लिखना है। स्वयं अध्ययन में दी गई दूसरी एक्टिविटी है, हमें जानो। मार्ग पर चलते हुए तुमने कुछ यातायात संकेत देखे होंगे। इन सांकेतिक चिन्हों का अर्थ क्या है? लिखो। मार्ग पर चलते हुए तुमने कुछ यातायात संकेत देखे होंगे। इन सांकेतिक चिन्हों का अर्थ क्या है? लिखो। तो बच्चों, यहाँ आपको यातायात के कुछ सांकेतिक चिन्ह दिए गए हैं और इन सांकेतिक चिन्हों का अर्थ लिखने के लिए आपको कहा गया है। तो आपको इन सांकेतिक चिन्हों का अर्थ लिखना है। बच्चों, आपने स्कूल में आते जाते हुए या आप कई बार अपने फैमिली के साथ बाहर घूमने जाते हो तो आपने इस प्रकार के सांकेतिक चिन्ह देखे होंगे। तो आपको क्या करना है? इन सांकेतिक चिन्हों का अर्थ लिखना है। तो चलो देखते हैं इन सांकेतिक चिन्हों का अर्थ क्या है। तो यह जो पहला सांकेतिक चिन्ह है स्टॉप। तो स्टॉप का अर्थ है रुकिए। स्टॉप इस सांकेतिक चिन्ह का अर्थ है रुकिए। आपको यह सब अर्थ हिंदी में लिखने हैं। दूसरा जो सांकेतिक चिन्ह है
तो उसका अर्थ है यू टर्न निषेध, मतलब यहाँ से यू टर्न लेना मना है, यू टर्न निषेध। तीसरा जो सांकेतिक चिन्ह है, इस सांकेतिक चिन्ह का अर्थ है एकल दिशा मार्ग, एकल दिशा मार्ग मतलब वन वे। चौथा जो सांकेतिक चिन्ह है, इस सांकेतिक चिन्ह का अर्थ है सीधे आगे बढ़े, सीधे आगे बढ़े। उसके बाद जो दिया गया सांकेतिक चिन्ह है, इस सांकेतिक चिन्ह का अर्थ है गाड़ी खड़ी मत कीजिए, गाड़ी खड़ी मत कीजिए, जिसे हम नो पार्किंग कहते हैं। अगला जो सांकेतिक चिन्ह है, इस सांकेतिक चिन्ह का अर्थ है हान निषिद्ध। जहाँ इस प्रकार का सांकेतिक चिन्ह लगाया जाता है वहाँ हॉर्न बजाना मना है। अगला जो सांकेतिक चिन्ह है, इस सांकेतिक चिन्ह का अर्थ है भारी वाहन निषिद्ध। इसका अर्थ जिस रास्ते पर इस प्रकार का सांकेतिक चिन्ह लगाया जाता है उस रास्ते पर से भारी वाहन जैसे ट्रक, कंटेनर ले जाना मना है। उसके आगे जो दिया हुआ सांकेतिक चिन्ह है, इस सांकेतिक चिन्ह का अर्थ है आगे स्कूल है। इस सांकेतिक चिन्ह का अर्थ क्या है? आगे स्कूल है। तो बच्चों, स्वयं अध्ययन में दिए गए सभी सांकेतिक चिन्ह आपको आपके हिंदी कॉपी में ड्रॉ करने हैं और उन चिन्हों के सामने आपको उनके अर्थ लिखने हैं। स्वयं अध्ययन 2 में आपको और एक एक्टिविटी दी गई है। चित्र वाचन करके अपने शब्दों में कहानी लिखो और उचित शीर्षक बताओ। चित्र वाचन करके अपने शब्दों में कहानी लिखो और उचित शीर्षक बताओ। तो बच्चों, आपके पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 53 मतलब पेज नंबर 53 पर कुछ चित्र दिए गए हैं। आपको उन चित्रों का वाचन करना है और उसके बाद कहानी लिखनी है और उस कहानी को उचित शीर्षक देना है। दिए हुए चित्र में यह जो पहला चित्र है, इस चित्र में चित्रकार प्रकृति का सुंदर चित्र बनाने में मशगूल है। देखो कितना सुंदर दृश्य है। यहाँ पहाड़ है, नदी है, घने वृक्ष है और चित्रकार प्रकृति का सुंदर चित्र बनाने में मशगूल है। दूसरा जो चित्र है, इस चित्र में चित्रकार चित्र बना रहा है और उसी समय उसके सामने कौन आकर खड़ा है? तो शेर। उसके बाद जो तीसरा चित्र है, इस चित्र में चित्रकार के सामने कौन बैठा है? शेर बैठा है और चित्रकार शेर का चित्र बना रहा है। चौथा जो चित्र है, इस चित्र में चित्रकार शेर का चित्र बना रहा है और शेर अब पीछे मुड़कर बैठा हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और यह जो पांचवा चित्र है, इस चित्र में चित्रकार नाव पर सवार होकर भाग निकला है और यह जो शेर है वह चित्रकार को देखता ही रह गया है। और यह जो अंतिम चित्र है, इस चित्र में चित्रकार नदी के बीच आ पहुंचा है और उन्होंने अब राहत की सांस ली है। तो बच्चों, इन सभी चित्रों के आधार पर हमें बहुत ही सुंदर कहानी लिखनी है और इस कहानी को उचित शीर्षक देना है। तो चलो हम इस चित्र के आधार पर कहानी लेखन करते हैं। लेकिन कहानी लेखन करने से पहले दिए गए चित्र के आधार पर हमें कहानी की कल्पना करनी होगी। जैसे एक चित्रकार था, वह प्रकृति प्रेमी था। एक दिन चित्र बनाने के लिए वह घने जंगल में जा पहुंचा। वहाँ पहाड़, नदी, घने वृक्षों को देखकर वह बहुत ही प्रसन्न हो गया और चित्र बनाने लगा। वह चित्र बनाने में मशगूल था। उसी समय उसके सामने भूखा शेर आकर खड़ा हो गया। चित्रकार बहुत घबरा गया
शेर उसे खाने ही वाला था, लेकिन उसी समय चित्रकार को एक युक्ति सूझी। चित्रकार ने शेर से कहा कि वह एक चित्रकार है। यदि शेर उसे मौका दे तो वह एक शेर की सुंदर तस्वीर बना देगा। उसके बाद अगर वह चाहे तो चित्रकार को खा सकता है। शेर को चित्रकार की बात जच गई। वह चित्र बनवाने के लिए तैयार हो गया। थोड़ी देर के बाद चित्रकार ने शेर की आधी तस्वीर बना ली। अपनी योजना के अनुसार चित्रकार ने शेर से कहा, आपकी आधी तस्वीर बन चुकी है। अगर आप पीछे मुड़कर बैठ जाए तो आपका शेर चित्र भी पूरा हो जाएगा। शेर ने चित्रकार की बात मान ली और वह पीछे मुड़कर बैठ गया। उचित मौका देखते ही चित्रकार नदी में जो नाव थी उस पर सवार होकर भाग निकला। इधर जब शेर को आहट मिली तब उसने पीछे मुड़कर देखा तो चित्रकार गायब था और उसके चित्रकारी के सारे सामान वही जमीन पर पड़े थे। चित्रकार ने बीच नदी में पहुंचकर राहत की सांस ली और वह खुशी खुशी अपने घर चला गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि संकट के समय में हमें धैर्य व बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। और इस कहानी के लिए उचित शीर्षक क्या होगा? तो इस कहानी के लिए उचित शीर्षक है चतुर चित्रकार। तो चलो बच्चों, अब हम कहानी लेखन करते हैं। कहानी लेखन करते समय हमें पहले कहानी का शीर्षक लिखना है। कहानी का शीर्षक है चतुर चित्रकार। एक चित्रकार था, वह प्रकृति का प्रेमी था, अतः उसके चित्रों में प्रकृति का प्रेम झलकता था। एक दिन वह घने जंगल में चित्रकारी करने पहुंचा। वहां पहाड़, नदी, घने वृक्षों की अद्भुत छटा को देखकर वह प्रसन्न हो गया और चित्र बनाने लगा। चित्रकार अपनी चित्रकारी में मशगूल था। इसी बीच वहां एक भूखा शेर आ पहुंचा। शेर को सामने देख चित्रकार घबरा गया। शेर चित्रकार को मारकर खाने ही वाला था कि उसे एक युक्ति सूझी। चित्रकार ने शेर से कहा कि वह एक चित्रकार है। यदि शेर उसे मौका दे तो वह शेर की एक सुंदर तस्वीर बना देगा। इसके बाद यदि शेर चाहे तो उसे खा सकता है। शेर को चित्रकार की बात जच गई। वह चित्र बनवाने के लिए तैयार हो गया। थोड़ी देर में चित्रकार ने शेर की आधी तस्वीर बना ली। उसने अपनी योजना के अनुसार शेर से कहा कि उसकी आधी तस्वीर बन चुकी है। यदि वह पीछे की तरफ मुड़कर बैठ जाए तो शेर चित्र भी पूरी तरह तैयार हो जाएगा। शेर चित्रकार की बात मान गया। वह पीछे की ओर मुड़कर बैठ गया। इसी बीच चित्रकार उचित मौका देखते हुए नदी में मौजूद एक नाव पर सवार होकर भाग निकला। इधर जब शेर को कुछ आहट मिली तब उसने पलटकर देखा तो चित्रकार गायब था। उसकी चित्रकारी के सारे सामान वही जमीन पर पड़े थे। चित्रकार ने बीच नदी में पहुंचकर राहत की सांस ली और खुशी खुशी अपने घर चला गया। इस कहानी से हमें जो सीख मिलती है वह सीख है संकट के समय भी धैर्य व बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। तो बच्चों, दिए गए चित्र के आधार पर अपने शब्दों में आपको यह कहानी अपने हिंदी कॉपी में लिखनी है और आपको जो उचित लगे वह शीर्षक इस कहानी को आपको देना है। धन्यवाद।